Hello everyone, welcome to Excel Study. This is the third class of Abnormal Psychology series जो कि हम लोग आरजे कोमर की बुक Abnormal Psychology से रेफ़र करके ये सीरीज़ हम पूरी पढ़ रहे हैं. एंड दिस इज़ द थर्ड लेक्चर जिसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर इस बुक का स्टार्ट करने वाले हैं. इन द फर्स्ट टू लेक्चर्स हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है. नाउ दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द थर्ड चैप्टर विच इज़ नेम्ड एज रिसर्च इन एबनॉर्मल साइकोलॉजी. यानी अब हम लोग पढ़ेंगे. अभी तक हमने देखा फर्स्ट चैप्टर में कि क्या इसका हिस्ट्री रहा है, कैसे ये फील्ड इवॉल्व हुई है, पहले क्या इसके बारे में पर्सपेक्टिव था, क्या थॉट्स थे, क्या ओपिनियंस थे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, एंड हाउ इट इवॉल्व टू बी अ पर्टिकुलर फील्ड इन साइकोलॉजी. एक फील्ड बन गया, एक पूरा इसका अलग से एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी नाम का पूरा हम स्टडी करने लगे. तो इसमें कैसे रिसर्चेज हुई, कैसे हमने जाना अलग अलग एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. उसके लिए क्या मेथड्स यूज़ होते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास. दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर और इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि क्लिनिकल रिसर्चर्स का काम क्या होता है, क्या करते हैं वो लोग. एंड देन वील स्टडी अबाउट डिफरेंट मेथड्स जिनका यूज़ करके इन एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में स्टडी किया जाता है. यानी क्यों होता है वो एबनॉर्मल बिहेवियर, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्या उसके कॉजेज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग मेथड से, केस स्टडी, को रिलेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, अल्टरनेटिव जो भी और मेथड्स हैं उनके बारे में हम लोग करेंगे. तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. इसमें हमने केस स्टडी और को रिलेशनल मेथड के बारे में पढ़ना है. बाकी के ये जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक. तो क्या था ना कि पहले के ज़माने में इसको लेके हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में कि कितने सारे मिसकंसेप्शंस थे. कुछ लोग कहते थे कि ये इविल स्पिरिट्स की वजह से होता है. फिर कुछ लोगों ने कहा कि इसके फिजिकल कॉजेज़ होते हैं. कुछ ने कहा इसके साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं. तो इतना सारा जो इसके बारे में मिसकंसेप्शंस फैल गए थे, अलग अलग तरीके की बातें फैल गई थी. अगर इसके बारे में हमने जो है वो सही तरीके से पढ़ाई नहीं की, सही तरीके से रिसर्च नहीं किया, इसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की होती, तो हम आज तक क्लियर ना हो पाते इस बारे में कि आखिर ये कैसे होता है, क्या होता है, और हम कैसे ट्रीटमेंट करें ऐसे लोगों का. और फिर तो कितना ज़्यादा, मतलब पूरे वर्ल्ड में कितना ज़्यादा बड़ा ये एक इशू बन जाता कि जो लोग इन इश्यूज़ से सफ़र कर रहे हैं, जो भी ऐसे मेंटल इश्यूज़ से, मेंटल डिसऑर्डर्स से, जिनको भी ऐसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो लोग कभी उनकी ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाती, विच वुड हैव हैड अ मतलब वेरी हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. ठीक है. तो इसीलिए रिसर्च की ज़रूरत पड़ी. अब रिसर्च का मतलब क्या है, ये होता क्या है. दिस इज़ द सिस्टमैटिक सर्च फॉर फैक्ट्स थ्रू द यूज़ ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशंस एंड इन्वेस्टिगेशंस. यानी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो उसके बारे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं. कैसे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, अलग अलग तरीके मेथड डेटा कलेक्शन होता है, और उस डेटा को स्टडी करके, ऑब्जर्व करके हम जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में फैक्ट्स पता करते हैं. जो भी उसके बारे में हमें नॉलेज चाहिए, जो भी चीज़ें हमें जाननी है, वो सारी बातें हम पता करते हैं. और ये एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है. इसमें स्टेप बाय स्टेप हम एक एक प्रोसेस करते हैं एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन अबाउट एनी पर्टिकुलर जो भी सिचुएशन है. ठीक है. सो रिसर्च में एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जहाँ पर कुछ लोग मिल करके किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, उसके बारे के नॉलेज, उसकी फैक्ट्स जानने के लिए अलग अलग तरीके के डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं अलग अलग लोगों पर, एंड देन दे फॉर्म एक कंक्लूजन वो फॉर्म करते हैं जिसके बेसिस पे, जिसको सच माना जाता है, जिसको वो सच प्रूव करते हैं एक्चुअली. ठीक है. तब वो माना जाता है, तब वो एक्सेप्ट किया जाता है बाकी लोगों द्वारा. तो ऐसे ही हमने देखा कि यार ये इतना सारा मिसकंसेप्शन फैला हुआ है नॉर्मल साइकोलॉजी को भी लेके, कि कितना हमने देखा था ना कि कितना ट्रेफिनेशन वगैरह का जो फॉर्मूला था जिसमें हमने देखा था स्कल का एक पार्ट निकाल के अलग कर दे रहे हैं. अब मतलब पता नहीं है सही तरीके से कि एक्चुअली ये जो हम कर रहे हैं किसी की, मतलब आप किसी के बॉडी का एक ऑर्गन या एक पार्ट कट करके निकाल दे रहे हो, तो आखिर इसके पीछे आपके पास एक पुख्ता सबूत तो होना चाहिए, कि आपके पास एक कन्फर्मेशन तो होना चाहिए कि हाँ जो हम कर रहे हैं इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने ये किया. पता चला वही वाली कहावत हो जाए कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा वारा आना. मतलब जो हमने, मतलब बॉडी का एक ऑर्गन भी निकाल के रख दिया, या कुछ सर्जरी भी कर दी, चीर फाड़ भी कर दी, और उसका कोई असर सही तो पड़ा नहीं, मतलब वो तो कारण था भी नहीं, और एक नई प्रॉब्लम हम लेके अलग से खड़ी हो गए. ठीक है. इसी तरीके से क्या हो रहा था, स्किज़ोफ्रेनिया नाम का एक डिजीज़ था. ठीक है. इसमें क्या होता है, पीपल लूज कॉन्टैक्ट विद रियलिटी. मतलब वो सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं इतना ज़्यादा, वो उनका जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं जो भी, वो इतनी ज़्यादा तरीके से हार्म हो जाती हैं, इतना डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे अगल बगल क्यों हो रहा है. अजीब सा एकदम एक नशे से में, और अनकॉन्शियस से रहते हैं वो, ज़्यादा
समझ नहीं पाते चीज़ों को, और उसी तरीके से जब वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, वो तो एक उनके ब्रेन की बात हो गई, उनके माइंड की बात हो गई, और दूसरा उनका बिहेवियर भी बहुत अजीब सा हो जाता है, सही तरीके से वो देन बिहेव भी नहीं करते हैं। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा होता है, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब उस समय पे क्या हुआ, लोगों को कोई एकदम परफेक्ट नॉलेज थी ही नहीं किसी चीज़ के बारे में। अब वो अपने अलग अलग जो है वो अजम्पशन हर बीमारी के लिए नए नए बनाते थे। तो इस बीमारी के लिए लोगों ने क्या अजम्पशन बनाया, क्लिनिशियंस जो थे उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, कोई रिसर्च नहीं थी, कोई स्टडी नहीं थी इसके बारे में, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो है वो पुअर पेरेंटिंग के को जो है इसका कारण बता दिया कि लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी इसलिए होती है क्योंकि उनकी पेरेंटिंग सही तरीके से नहीं हो रही है। इसका मतलब, और पेरेंटिंग में भी क्या, फादर्स को नहीं, उन्होंने सिर्फ मदर्स को जो है वो इसका दोषी ठहराया, और कहा कि जो मदर्स जो है वो सही तरीके से बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती, उनका सही तरीके से ख्याल नहीं रखती, ठीक है, उनकी विशेज़ उनकी डिज़ायर्स पूरी नहीं करती, अनरिस्पॉन्सिव होती हैं, उनकी बातें नहीं सुनती, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, उनको अटेंशन नहीं देती हैं, उन्हीं मदर्स की वजह से उन्हीं बच्चों को ऐसी बीमारी हो रही है। नाउ इसका, अब देखो रीज़न तुम क्या बता रहे हो, रीज़न तुम बता रहे हो कि मदर्स के बिहेवियर की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो तुम ट्रीटमेंट कैसे उसकी कर रहे हो, मतलब इसका अगर आप किसी चीज़ का जो कारण बताते हो, जो कॉज है, उसी को तो चेंज करने पे उसकी ट्रीटमेंट होती है, उसी को सही करने पे। अब इन्होंने क्या कहा, कहा तो कि मदर की वजह से बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है, बट एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट ये लोग क्या कर रहे हैं, लोबोटोमी कर रहे हैं। अब लोबोटोमी में क्या है, रादर दैन कि मदर का बिहेवियर, अगर आप ये कह रहे हो कि मदर के बिहेवियर की वजह से, तब तो आपको मदर को समझाना चाहिए, मदर की काउंसलिंग करनी चाहिए, और देन उनको बताना चाहिए कि उन्हें कैसा बिहेव करना है बच्चे के साथ, तो ये प्रॉब्लम अपने आप दुनिया से एकदम एक्सटेंट हो जाएगी, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या कहा, लोबोटोमी का मेथड निकाला। अब इसमें क्या होता है, ये जो है वो ब्रेन के फ्रंटल लोब के अंदर एक पॉइंटेड सा इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, मतलब नुकीला सा एक कुछ हथियार कह रही हूँ, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट मतलब कुछ डालते हैं, एंड देन दे रोटेट इट अंदर ही डाल करके, और इसकी वजह से क्या होता है, जो बहुत सारे ब्रेन टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इंडिविजुअल का। अब सोचो ये कितना ज़्यादा एक, मतलब कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल एक प्रोसेस है, जो कितना बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है किसी इंडिविजुअल के बॉडी में। मतलब आप किसी के जो नेचुरल टिश्यूज़ जो एक्चुअली भगवान ने बना कर दिए हैं, आप उसको ही पूरा ख़राब कर दे रहे हो, डैमेज कर दे रहे हो, है ना। अब इसके बाद क्या होता था, ये लोग कहते थे कि लोबोटोमी करने से जो है वो लोगों को फ़ायदा हो रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया सही हो जा रहा है। चलो ठीक है, हमने माना स्किज़ोफ्रेनिया सही हो जा रहा है, बट हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि जो लोबोटोमी हो रही थी लोगों के ऊपर, वो जितना ज़्यादा बीमारी को, यानी स्किज़ोफ्रेनिया को सही नहीं कर रही थी, उससे ज़्यादा और बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स उनके लिए खड़ी कर दे रही थी, ठीक है? जहाँ पर उनको और बड़े-बड़े अलग-अलग तरीके के ब्रेन डैमेज के इश्यूज़ झेलने पड़ रहे थे। तो अगर ऐसा होता रहा, अगर ऐसा होता रहता लगातार, तब तो फिर दुनिया में, मतलब इस ये इलाज करने के बहाने तो वो लोग और नई नई प्रॉब्लम्स खड़ी करते जा रहे थे, कितने लोगों को नुकसान हो रहा था। और स्पेशली क्या हो रहा था कि एक तरफ आप, मतलब एक तरफ पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपने बच्चे की ऐसी हालत से परेशान है जहाँ पर उनका बच्चा ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है, अजीबोगरीब बिहेवियर कर रहा है, सही से रह नहीं पा रहा, एक तरफ वो इसलिए परेशान है, एंड देन आप उन्हीं के ऊपर ये लेबल लगा दे रहे हो, आप उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम डाल दे रहे हो कि आप ही की वजह से ऐसा हो रहा है आपके बच्चे को। तो ये सारी बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो सोसाइटी में उठने लगे। तब हमें ज़रूरत पड़ी कि नहीं, अब हमें रिसर्च करना पड़ेगा। कुछ समझदार लोगों को ये दिमाग में आया कि रादर दैन हम अपने मर्जी से ही जो ओपिनियंस बनाते जा रहे हैं, जम्पशंस बनाते जा रहे हैं, ऐसा होगा इसलिए ऐसा कर देते हैं, इसके बजाय हम क्यों ना रिसर्च करें और सही कारण पता करें, और तब सही से उसकी हम ट्रीटमेंट करें, ठीक। अब जब लोगों ने सोचा कि ये रिसर्च हमें करनी है, तो जब उन्होंने इसके बारे में काम करना शुरू किया, तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। वो क्या फेस करनी पड़ी, अब टॉपिक्स उनको जो स्टडी करने थे वो इतने अजीबोगरीब, मतलब इतने जो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं चीज़ें, हमें बस उसको स्टडी करना है। जैसे अनकॉन्शियस मोटिव्स, प्राइवेट थॉट्स। अब कोई अपने अंदर, कोई इंडिविजुअल क्या सोच रहा है, वो कोई दूसरा इंसान कैसे पता लगा सकता है, कितना मुश्किल है ये, है ना। मूड चेंजेस, किसी के मूड क्यों चेंज हो रहे हैं, वो इंसान खुद ही नहीं पता लगा सकता, एक सेकंड पर्सन कैसे पता लगा सकता है। तो ये सारी इतने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में रिसर्च करना है, मैं इनको मेजर कर पाना बहुत मुश्किल काम लगा रिसर्चर्स को, ठीक है। और दूसरा क्या उनको प्रॉब्लम हुई, उनको ये भी ध्यान में रखना था कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग रेस, अलग अलग जेंडर के लोगों के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। यानी सेम तरीके की प्रॉब्लम जो है वो दो जेंडर्स में डिफ़र कर सकती है, दो कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों में डिफ़र कर सकती है। जैसे क्या कहा जाता है कि एंग्जाइटी जो है वो विमेन में ज़्यादा पाई जाती है, मेन में कम पाई जाती है। तो अब इस चीज़ का ध्यान इन रिसर्चर्स को रखना था कि वो एग्जैक्टली इस बात को सेग्रीगेट करके बता सकें कि एंग्जाइटी एक जो इशू है वो क्यों हो रहा है, और वो विमेन में अलग कारणों से हो सकता है, मेन में अलग कारणों से हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी उनको बहुत ध्यान में रखनी थी।
तीसरा उनको एथिकल कंसर्न्स थे, मतलब उनको ये देखना था कि जिस भी भाई अगर आपको ह्यूमन के बारे में चीज़ें पता करनी है तो उसका रिसर्च, उसका टेस्ट भी आपको ह्यूमंस के ऊपर ही करना होगा। तो पहले तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमें अलाउ करें अपने ऊपर ऐसी कोई रिसर्च परफॉर्म करने के लिए, और अगर वो अलाउ कर रहे हैं तो उनके राइट्स को किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो। ठीक है, हमने जब क्लास 11th में जब आपने पढ़ा होगा ये रिसर्च मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, तो उसमें आपने कुछ एथिकल गाइडलाइंस पढ़ी होंगी जो इंश्योर होनी चाहिए ड्यूरिंग अ रिसर्च इन साइकोलॉजी। ठीक है, तो वो सारे जो राइट्स थे वही उन्हीं की बात हो रही है कि वो भी सब हमें इंश्योर करना है कि हम पहले परमिशन होनी चाहिए पार्टिसिपेंट की कि आप मेरे ऊपर टेस्ट कर सकते हो, देन हमें उसको बताना भी पड़ेगा उसका रिजल्ट, और उसके बारे में जो भी हमने चीज़ें बताई हैं ऐसा नहीं है उसे वायरल कर दें दुनिया भर में, हमें उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी बना के रखनी होगी, बिकॉज वॉट एवर डेटा वी कलेक्ट दैट डेटा इज़ वेरी पर्सनल टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे इशूज़ जो है वो रिसर्चर्स के सामने आए जब व्हेन दे स्टार्टेड रिसर्चिंग इन दिस फील्ड। लेकिन फिर भी उसके बावजूद रिसर्चर्स ने बहुत मेहनत की, और ओवर द पास्ट 40 ईयर्स एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिली एबनॉर्मल साइकोलॉजी की रिसर्च में। ठीक है, लोगों ने बहुत मेहनत किया और रिसर्च की। ग्रेजुएट क्लिनिकल प्रोग्राम्स नाउ बेटर ट्रेन स्टूडेंट्स टू डिज़ाइन एंड कंडक्ट इफेक्टिव स्टडीज़। ठीक है, ग्रेजुएट में जो क्लिनिकल प्रोग्राम्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, उनको अच्छी तरीके से आप कॉलेज में जाइए, अगर किसी ने साइकोलॉजी लिया हुआ है तो उसको हर ईयर में ऑफ ग्रेजुएशन, ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी डिग्री आप ले रहे हो उसमें अलग अलग तरीके की एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से बच्चों को भी ट्रेन किया जाने लगा। नए नए रिसर्च मेथड्स आए जिनके थ्रू हम साइकोलॉजिकल डिस्फंक्शन को और बेटर तरीके से समझ सकते थे, और इसकी वजह से जब हमने चीज़ों की मतलब किसी प्रॉब्लम के कॉज को पकड़ना सही से स्टार्ट किया कि मतलब क्यों हो रही है ये चीज़, तो उसकी ट्रीटमेंट भी हमने और बेटर तरीके से करने के हमने मेथड्स निकाले। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो पूरा ये रिसर्च जो है वो इम्पॉर्टेंट था, और उसका एक बहुत ज़रूरी इम्पैक्ट पड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की जो भी फ्यूचर होने वाला था। यानी अगर हमने उस वक्त पे सही रिसर्च ना की होती, सही ट्रीटमेंट्स ना निकाले होते इश्यूज़ के, तो आज के टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे होते जो बहुत बुरी बुरी कंडीशन से गुजर रहे होते ड्यू टू देयर साइकोलॉजिकल इश्यूज़। ठीक है, अब ये जो क्लिनिकल रिसर्चर्स होते हैं ये करते क्या हैं? क्लिनिकल रिसर्चर्स का काम होता है सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करना। ये जो है किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट नहीं करते, कोई पेशेंट अटेंड नहीं करते। इनका बस काम है वो बातें, वो लॉज, वो प्रिंसिपल्स या चीज़ों के बारे में नॉलेज जो पता है पता करके, और जो भी प्रैक्टिशनर्स होने वाले हैं, प्रैक्टिशनर्स मतलब जो डॉक्टर्स जो एक्चुअली ट्रीटमेंट करेंगे, उनको वो जो बुक्स पढ़ रहे हैं, वो जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, उस नॉलेज को बनाना जो है तैयार करने का काम क्लिनिकल रिसर्चर्स का। यानी ये सिर्फ रिसर्च करते हैं, पता करते हैं चीज़ों के बारे में। तो इनका काम है अनकवर करना यूनिवर्सल लॉज और प्रिंसिपल्स ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। क्या बेसिस है, क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है, हर अलग अलग प्रॉब्लम के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करना, उसको एक स्टडी करके पूरा अच्छे से एक कंक्लूजन में एक आपका पूरा डेटा देना, दैट इज़ क्लिनिकल रिसर्चर्स का काम। ठीक है, दे सीक अ नोमोथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर कॉजेज एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। इनका मतलब है कि ये एक जनरलाइज्ड तरीके से एक जनरल लॉ बताते हैं कि इस कारण ऐसा जनरली होता पाया गया है बहुत सारे लोगों में। ये किसी इंडिविजुअल के बारे में आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकते। जैसे क्या होता है, मान लो इन्होंने ये कहा कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है, या जिनको हम कह सकते हैं जिनके ऊपर जो बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, या स्ट्रेस समझ लो, लाइफ में जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन उनको ज़्यादा डिप्रेशन का डिसऑर्डर पाया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने तो ये चीज़ बता दी कि एक जनरल लॉ बताया कि जो जनरली सबके ऊपर हम देख सकते हैं करके कि हाँ ऐसा जनरली पाया जाता है। बट हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर इंसान के डिप्रेशन का कारण स्ट्रेस ना हो, बल्कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो गया। तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल केसेस के बारे में ये हमें कुछ नहीं बता सकते। सो वो एसेस नहीं करते, डायग्नोज नहीं करते, ट्रीट नहीं करते इंडिविजुअल क्लाइंट्स को, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बीमारी के इश्यूज़ को वो नहीं पता करते हैं। दिस इज़ द रोल ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स। ये काम प्रैक्टिशनर्स का है हु एम फॉर एन आइडियोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग। आइडियोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग मतलब एक इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स का जो निवारण करने का काम है, उसको पता करने का, उसको ठीक करने का जो काम है वो ये क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स करते हैं। और रिसर्चर्स का काम सिर्फ इतना है कि वो एक जनरल लॉ बता देंगे कि ऐसा इसलिए होता है या इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं। अब वो बाकी उसकी उन्होंने थ्योरी बना के दे दी, प्रैक्टिकल में उसको यूज़ करने का काम जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स का होता है।
अब ये सारी जो भी रिसर्चेज़ होती हैं, ये कैसे करते हैं ये क्लिनिकल रिसर्चर्स? दे यूज़ द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च में हमने पढ़ा था कि पहले ये क्या करते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी लोग हैं जिनके ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म किया जाने वाला है, रिसर्च की जाने वाली है, उनके बारे में हम या उनसे जो भी चीज़ें हमें जो भी पर्टिकुलर टॉपिक हमारे टेस्ट का है उससे रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करते हैं। एंड देन पहले तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। एक हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस होता है एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, यानी एक जो हम अजम्पशन अपना बताते हैं कि हम हमारे काम क्या है, हमें ये पता करना है कि क्या पढ़ते वक्त या कोई भी काम करते वक्त, मान लो मैंने एक जनरल एग्जांपल में ले रही हूँ, आई एम नॉट टेकिंग द एग्जांपल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्मल साइकोलॉजी। एक जनरल एग्जांपल हम लेते हैं कि क्या म्यूज़िक सुनते हुए काम करने में एफिशिएंसी बढ़ जाती है किसी इंडिविजुअल के काम करने की। तो ये एक जनरल, अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम इस रिसर्च को करने से पहले एक हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, हमारे हिसाब से हमें क्या लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, म्यूज़िक सुनते वक्त जो है वो किसी भी इंडिविजुअल की वर्क काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये मेरा हाइपोथेसिस है, इसी को मैं सही प्रूफ करने के लिए आगे रिसर्च का काम बढ़ाने वाली हूँ। फिर मैं डेटा कलेक्ट करूँगी, उस डेटा को ऑब्जर्व करूँगी, उसमें से कंक्लूजन निकालूंगी, मुझे क्या पता चला। अगर जो भी मैंने कंक्लूजन निकाला है वो मेरी हाइपोथेसिस से मैच हो रहा है, इसका मतलब मेरी हाइपोथेसिस सही है और वही सही कंक्लूजन है। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो मैं फिर से ये सारा जो है प्रोसेस करूँगी, फिर से डेटा कलेक्ट करूँगी, अपनी हाइपोथेसिस में फिर मैं चेंज लाऊंगी। यानी जो सही चीज़ है, मेरी हाइपोथेसिस अगर फॉल्स प्रूफ हो गई तो मैं उसको सही करेक्ट करूँगी एंड देन आई विल परफॉर्म द रिसर्च एंड देन आई विल गिव द कंक्लूजन। सो ये होता है पूरा साइंटिफिक मेथड का। तो ये जो क्लिनिकल रिसर्चर्स होते हैं जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे थे, दे ऑल्सो यूज द साइंटिफिक मेथड टू गैदर एंड इवेलुएट इन्फॉर्मेशन। इसमें ऑब्जर्वेशनल मेथड से हम डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू हम अलग अलग वेरिएबल्स में क्या करते हैं, रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स क्या थे, एक था म्यूजिक और एक था एफिशिएंसी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, तो हमने कहा कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या म्यूज़िक सुनने से फ़र्क पड़ता है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। तो ये रिलेशनशिप जो इस्टेब्लिश करने का काम था, ये जो है वो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम कर रहे थे। इसका एग्जाम्पल अब क्या होता है, एज, सेक्स, रेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, मूड, सोशल फंक्शनिंग एंड रिस्पॉन्सेज टू ट्रीटमेंट। ये ह्यूमंस के एबनॉर्मल साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे किसी के ऊपर एज का कोई इफेक्ट हो रहा है, कल्चर का इफेक्ट हो रहा है, रेस का इफेक्ट हो रहा है, आपके पर्सनल क्या एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे लाइफ में, उनका भी इफेक्ट होता है। तो ये सारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल रिसर्चर्स एम टू अंडरस्टैंड इफ एंड हाउ वेरिएबल्स आर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द चाइल्ड्स डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय द डेथ ऑफ अ पेरेंट एंड वेदर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस द डिप्रेशन। तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग वेरिएबल्स की क्या कॉज और क्या इफेक्ट है उसकी रिलेशनशिप हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ दीज क्लिनिकल रिसर्चर्स यूज्ड थ्री मेन मेथड्स टू परफॉर्म दीज रिसर्चेस। फर्स्ट वन वॉज केस स्टडी। केस स्टडी में हम किसी इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी करते हैं, उसी की जो प्रॉब्लम है एकदम उसी इंडिविजुअल के लाइफ के जो भी चीज़ें हैं उन सबको समझ के पर्सनली उसी के ऊपर रिसर्च करते हैं। कोरिलेशनल मेथड में हम किसी दो वेरिएबल के बीच में अलग अलग लोगों में क्या रिलेशनशिप पाई जा रही है वो निकालते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड में इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स टू डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी हम अपने हिसाब से एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं और हम देखते हैं कि क्या इसकी वजह से किसी दूसरी वेरिएबल में कोई भी जो दूसरा इफेक्ट हो सकता है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हम समझने की एक्सपेरिमेंटल मेथड में कोशिश करते हैं। इसको हम लोग डिटेल में आगे वन बाय वन पढ़ेंगे और हमने देखा कि इसमें हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसे हम सही प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंपल। चलो, सबसे पहला मेथड जो हमें पढ़ना है दैट इज़ द केस स्टडी मेथड। अब केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सनस लाइफ एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। किसी की लाइफ में पीछे क्या जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं आज तक आपकी लाइफ में, उन सारी चीज़ों का हम एक पूरा ब्यौरा बनाते हैं और उसके बेसिस पर हम आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का कारण पता करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो भी आप किसी भी इंडिविजुअल का जो भी बिहेवियर होता है, जो भी उसका नेचर होता है, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस का होता है, जो भी उसने अपनी लाइफ में सिचुएशंस देखी हैं, फेस की हैं, उनकी वजह से। तो केस स्टडी मेथड में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर ये रिसर्च होती है जिसमें हम उसके लाइफ में जो भी उसकी हिस्ट्री रही है, जो जैसा भी वो पास्ट में उसने कंडीशंस देखी हैं, प्रेजेंट में वो कैसी सर्कमस्टांसेस में रहता है, इन सारी चीज़ों के बारे में, और उसको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या इश्यूज़ वो फेस कर रहा है, इन सब को पता करके हम पता करने की कोशिश करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो इट मे ऑल्सो स्पेक्यूलेट अबाउट वाई द प्रॉब्लम्स डेवलप्ड एंड इट मे डिस्क्राइब द पर्सनस ट्रीटमेंट। तो हम इसमें ये तो पता कर ही सकते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम हुई है, और अगर हमने ये पता कर लिया तो हम ये भी पता कर लेंगे कि हम उस प्रॉब्लम को ठीक किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। नाउ टू प्रूव दिस, फ्रूड ने एक केस स्टडी
की थी, जिसका एक एग्जाम्पल आप इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर सब्जेक्ट कौन था? सब्जेक्ट यानी जिस भी इंडिविजुअल के ऊपर रिसर्च परफॉर्म की जा रही है वो कौन था? इट वॉज अ 4 year old बॉय नेम्ड हंस हु डेवलप्ड अ फियर ऑफ हॉर्सेस। हमने एक छोटे से 4 साल के बच्चे के ऊपर, हमने नहीं, फ्रूड ने ये केस स्टडी की थी। एंड उसको प्रॉब्लम क्या थी? उसको हॉर्सेस से डर लगता था। तो अब पता करना था कि उसको हॉर्सेस से डर उसके अंदर कैसे पैदा हुआ, इसका क्या कारण है। एंड देन ओनली विल बी एबल टू डिटरमाइन द ट्रीटमेंट दैट इज नीडेड टू बी गिवन टू दैट इंडिविजुअल, जो उसको सही कर दे उसके फोबिया को। नाउ इसमें जो भी डेटा कलेक्शन हुआ, जो भी डेटा लिया फ्रूड ने, वो कैसे गैदर किया उसके लाइफ के बारे में। ही गैदर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लेटर्स सेंड बाय हंस फादर अ फिजिशियन। हंस के जो फादर थे वो एक फिजिशियन थे, और उन्होंने जो जो भी लेटर्स भेजे थे, जो भी उसमें बातें लिखी हुई थी, उसके बेसिस पे उन्होंने हंस के बचपन के बारे में, बचपन क्या, अभी भी 4 साल का है तो बचपन ही है, बट पिछले जो भी 4 साल में जब से वो पैदा हुआ उसकी लाइफ में क्या भी सिचुएशंस हुई हैं उनके बारे में पता करने की कोशिश की। एंड फ्रॉम हिज ओन लिमिटेड इंटरव्यूज़ विद हंस, और हंस से बातचीत करी उन्होंने, तो उन कॉन्वर्जेशन से जो भी चीज़ें वो निकाल सकते थे, जो इन्फॉर्मेशन, वो उन्होंने निकालने की कोशिश की। और यही जो था वो उनके पूरे डेटा का सोर्स था, यहीं से जितना डेटा मिला था उन्हें मिला था। नाउ हंस वॉज टेरिफाइड ऑफ हॉर्सेज, उसको हॉर्सेज से बहुत डर लगता था, पर्टिकुलरली फियरिंग दे वुड फॉल डाउन और बाइट हिम, और उसको लगता था कि ये सारे जो है वो उसको काट वाट लेंगे हॉर्सेज वगैरह अगर, तो वो हॉर्सेज को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता था। तो ये जो सारी साइको एनालिटिक इंटरप्रिटेशन हुई, साइको एनालिटिक इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ? साइको एनालिसिस वो थी जहाँ पर फ्रूट ने कहा था कि हम किसी भी इंडिविजुअल से बातचीत करके उस कॉन्वर्जेशन से उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जब उन्होंने ये सारी बातचीत की तो उन्होंने क्या पता लगाया कि जो भी हंस का फियर था, जो वो हॉर्सेस से डरता था, इससे पता लगता है मतलब जो भी उसने बातें बताई उससे पता लगता है कि हॉर्स सिम्बलाइज्ड हिज फादर, रिप्रेजेंटिंग अथॉरिटी एंड पोटेंशियल थ्रेट। अब यहाँ पर कैसे, जैसे बचपन में जब हंस पैदा हुआ था, तो कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है, अपने पापा की पीठ पर बैठकर लकड़ी की काठी खेलता है, ठीक है। तो वहाँ से उसने क्या किया, हॉर्स को अपने फादर से लिंक कर लिया, क्योंकि बचपन में जो उसने उसके फादर थे वही उसके लिए घोड़ा बना करते थे, ठीक है। नाउ द फियर वॉज लिंक टू हंस अनकॉन्शियस डिजायर फॉर हिज मदर एंड जेलेसी टुवर्ड हिज फादर। अच्छा, वो अपने फादर को पसंद नहीं करता था, उसको अपने फादर से इश्यूज थे, तो उसको इसी वजह से सारे हॉर्सेस से इश्यूज हो गए, एंड देन ही वॉज अफ्रेड ऑफ ऑल द हॉर्सेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी क्या थी? फ्रूट सजेस्टेड दैट हंस फियर रिफ्लेक्टेड एन अनकॉन्शियस फियर ऑफ कैस्ट्रेशन, अ की कॉन्सेप्ट इन फ्रूट्स थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो उसको कैस्ट्रेशन का डर था। रेजोल्यूशन क्या हुआ? उन्होंने क्या इसका क्या रिजल्ट निकाला? साइको एनालिसिस के बाद हंसेस फियर वॉज इवेंचुअली रिजॉल्व, यानी जब उसने उस चीज़ के बारे में बातें की फ्रूट से, और बातों में कुछ उन्होंने, फ्रूट ने कुछ काउंसलिंग करने की कोशिश की होगी, उसके बाद हमने देखा कि जो भी हंस का डर था वो रिजॉल्व हो गया था, वो ख़त्म हो गया था। इससे हमें ये पता चला कि जो भी दबी हुई फीलिंग्स हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, अगर कोई फीलिंग दब के रह जाए जो वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो वो किसी नेगेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती है, जैसे कि फोबिया। जैसे किसी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा कोई फ्रस्ट्रेट है किसी चीज़ को लेकर, तो अगर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन मान लो कहीं पे किसी को चिल्ला नहीं पा रहा, या कहीं किसी बोल नहीं पा रहा है, एंड देन अंदर अंदर वो कुढ़ता रहता है, तो वो उस इंडिविजुअल के ऊपर तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। प्लस किसी दिन जब घड़ा बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो वो एक बहुत बड़े नेगेटिव तरीके से वो फ्रस्ट्रेशन सारी बाहर आएगी। तो उसी तरीके से जो भी रिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं कुड मैनिफेस्ट एज फोबियाज एंड कुड बी ट्रीटेड थ्रू साइको एनालिसिस। और उन्होंने कहा कि साइको एनालिसिस से हम ऐसी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, यानी बातचीत से। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? केस स्टडी इज ऑफन साइटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट्स एप्लीकेशन ऑफ हिज थ्योरी ऑफ द इडिपस कॉम्प्लेक्स एंड अदर साइकोएनालिटिक कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो भी फ्रूट की जो केस स्टडी हुई, उनके केस स्टडी एक एग्जाम्पल थी इस बात का कि कैसे हम जो भी उन्होंने अपने जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी अपनी थ्योरीज बनाई थी, उसको सही प्रूफ करने के लिए उन्होंने ये केस स्टडी बताई कि हाँ देखो, यहाँ पर मेरा जो भी कॉन्सेप्ट था वो अप्लाई हुआ एंड दैट इट वॉज एबल टू सॉल्व द इंडिविजुअल इशू, जो भी उसको प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब देखो ये केस स्टडी में क्या क्या होता है। केस स्टडी के वक्त मोस्ट क्लिनिशियंस टेक नोट्स एंड कीप रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग ट्रीटमेंट टू ट्रैक पेशेंट प्रोग्रेस, यानी जो भी उसके अंदर जो भी इंडिविजुअल में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी बातें हैं, वो नोट्स बनाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, कि जिससे हम पता लगा सकें कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है नहीं, क्या चेंज आ रहा है। जैसे जब हम मान लो कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो उसका जो प्रॉपर मेडिसिन करना है, क्योंकि डायबिटीज़ की मेडिसिन अलग अलग पार्ट्स में आती है, इससे अलग अलग एमजी की आती है। किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग देना पड़ता है, जिसका बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो जाता है, जिसको थोड़ा सा रहता है उसको हम थोड़े कम पार की दवा देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, हम उसका नोट बनाते हैं ना कि कब उसका शुगर लेवल उसका कितना है उसके बॉडी में, उस हिसाब से हम उसकी मेडिकेशन तैयार करते हैं। उसी तरह से केस स्टडी में भी क्लिनिशियंस जो है वो नोट्स बनाते हैं, जो भी उस इंडिविजुअल की जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशन चल रही है वो।
एंड देन सम क्लिनिशियंस लाइक फ्रूड ऑर्गेनाइज दीज नोट्स इनटू फॉर्मल केस स्टडीज टू शेयर विद प्रोफेशनल्स। और फिर क्या करते हैं कुछ लोग, उन्हीं वही सब जो उन्होंने अपने एक पेशेंट के ऊपर जो भी नोट्स बनाए थे, उन्हीं नोट्स को एक केस स्टडी के फॉर्म में पूरा प्रोफेशनल्स के लिए केस स्टडी बना देते हैं, ताकि और लोग भी उन्होंने जो भी रिसर्च की, उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट किया, जो भी तरीके अपनाए, उसको समझ करके और लोग भी उसको कहीं अप्लाई कर सकें अलग अलग केसेस में। ठीक है। देन केस स्टडीज़ का काम क्या होता है, मतलब किस तरीके से ये मदद करती हैं। जैसे अगर वो केस स्टडी बनाकर चले गए अपने किसी एक केस का, तो ये इससे जो है वो अलग अलग क्लिनिशियंस जो हैं वो समझ सकते हैं कि हम कैसे किसी इंसान को ट्रीट कर सकते हैं, क्या हम अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं अलग अलग लोगों के एग्जाम्पल से समझ के। नोमोथेटिक रोल क्या होता है कि केस स्टडीज़ कैन ऑल्सो सर्व अ ब्रॉडर नोमोथेटिक रोल बाय ऑफरिंग इनसाइट्स दैट गो बियॉन्ड द इंडिविजुअल केस। यानी हम एक इंडिविजुअल के बारे में, मतलब उन्होंने एक इंडिविजुअल पे कोई मेथड ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया, वो वहाँ पर कारगर हुआ, यानी वो वहाँ पर सक्सेस हुआ उसके ऊपर वो ट्रीटमेंट का तरीका। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम और लोगों के ऊपर जिनको सिमिलर इश्यूज़ हो रहे हों, ठीक है, उनके ऊपर भी वही ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम एक जनरल साइकोलॉजिकल नॉलेज हमें मिलती है केस स्टडीज़ से, कि हम और लोगों के ऊपर भी, उस इंडिविजुअल का तो सही हो गया, लेकिन उसके केस के मदद से हम बाकी लोगों को भी कुछ फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो केस स्टडीज़ कैन हेल्प आइडेंटिफाई कॉमन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स और रेयर फिनोमेना बेनिफिटिंग बोथ रिसर्च एंड प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़। यानी कुछ कुछ बहुत रेयर प्रॉब्लम्स होती हैं जो कुछ ही लोगों में पाई जा सकती हैं। ठीक है। तो अब इसके बारे में ट्रीटमेंट पता लगा पाना हर ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए पॉसिबल हो। तो मान लो किसी एक क्लिनिशियन ने ऐसा कोई केस उसको मिला और उसके ऊपर उसने सिर्फ ट्राई किया, मान लो पता उसे भी नहीं था बट उसने ट्राई किया, कुछ ट्रीटमेंट्स अपने करने की कोशिश की और उसको पता चला यार जो मैंने ट्राई किया है दैट हेल्प्स, उसने हेल्प किया, वो काम कर रही है मेथड। तो वो क्या करेगा, वो इस इन्फॉर्मेशन को छोड़ के जाएगा केस स्टडी के फॉर्म में बाकी लोगों के लिए भी, कि अगर कभी अगर किसी के पास ऐसा कोई रेयर पेशेंट आता है जिसको कोई ऐसा रेयर इशू है, तो उसके बारे में बाकी लोगों को भी नॉलेज मिल जाए कि यार एक नई चीज़ है, ये कुछ नया है जिसके बारे में सबको नहीं पता है, तो उसके बारे में भी लोगों को नॉलेज हो जाए। ठीक है। तो इसलिए भी केस स्टडीज़ मदद करती हैं, जो भी हिस्ट्री लोग छोड़ छाड़ कर जाते हैं अपने पेशेंट्स की। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये भी कुछ केस स्टडीज़ के हमने मेरिट्स ही समझे, बट देर आर मोर। पहला है कि सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज़, हमने वही समझा कि ये न्यू इंसाइट्स दे सकता है अबाउट बिहेवियर एंड ओपन द वे फॉर डिस्कवरीज। जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो भी लोग देख रहे हैं कि अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसके अपॉन और भी डिस्कवरी हो सकती है। थ्योरी सपोर्ट क्या होता है कि केस स्टडीज़ कैन प्रोवाइड टेंटेटिव सपोर्ट फॉर अ थ्योरी। जैसे फ्रूड ने यूज़ किया अपनी साइको एनालिटिक आइडिया को सही प्रूव करने के लिए, उन्होंने इस केस स्टडी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा देखो इस केस में मैंने अपने साइको एनालिसिस का मेथड लगाया हो और वो सही प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग लोग अपनी थ्योरी को सही प्रूफ करने के लिए भी केस स्टडीज़ बनाते हैं। थ्योरी चैलेंज, किसी थ्योरी को गलत प्रूफ करने के लिए, चैलेंज करने के लिए भी हम केस स्टडीज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमने किसी केस के ऊपर वो मेथड यूज़ किया एंड जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी और वो गलत प्रूफ हो गई। ठीक है, वो सही प्रूव नहीं हुई, तो इस तरीके से भी हम केस स्टडी को यूज़ कर सकते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिंग थेरेप्यूटिक टेक्निक्स, केस स्टडीज़ कैन शो द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू थेरेप्यूटिक टेक्निक्स और हाउ एग्जिस्टिंग वंस कैन बी अप्लाइड इन यूनिक वेज। यानी जो भी हमने मेथड्स निकाले हैं, अगर मैंने कोई टेक्निक निकाली है कोई ट्रीटमेंट करने की, तो मैं उसको किसी केस के ऊपर अप्लाई करके देख सकती हूँ कि वो सही से काम कर रही है नहीं, वो इफेक्टिव है भी या नहीं। तो इस तरीके से भी हम केसेस को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। स्टडिंग रेयर डिसऑर्डर्स, हमने पीछे देखा कि कुछ रेयर डिसऑर्डर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देखो इसमें इशूज़ क्या क्या हो सकते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं केस स्टडी के। पहला है बायस ऑफ द ऑब्जर्वर। इसका मतलब ये है कि जो जैसे फ्रूड ने अपनी साइको एनालिटिक थ्योरी प्रूव की उस केस के थ्रू, हंस के केस के थ्रू, तो इसमें ये हो सकता है कि जो रिसर्चर है या जो केस स्टडी बना रहा है वो अपने आप को सही दिखाए उसमें। अगर मान लो उनकी साइको एनालिसिस की प्रोसेस नहीं भी उतना ज़्यादा पॉजिटिव थी, तो भी वो क्या करेगा, उस बात को बढ़ा चढ़ा कर अपने पॉइंट्स को सही दिखाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि अगर कोई इंसान कोई केस लिख कर गया है, तो हम तो नहीं जानते ना कि भाई सच में ऐसा हुआ भी था या सिर्फ उसने लिख के बता दिया है, अपने आप को ज़्यादा पॉजिटिव दिखा रहा हो, तो ये तो हमें पता नहीं है। तो केस स्टडीज़ इस मामले में नेगेटिव भी हो सकती है कि लोग हो सकता है अपने आप को ज़्यादा सही उसमें दिखा दें, हमें क्या पता, हम थोड़ी ना वहाँ पे चेक करने जा रहे हैं। सब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है कि द कंक्लूजन्स ड्रॉन में बी बेस्ड ऑन द थेरेपिस्ट और क्लाइंट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है। अब जैसे हमने, अगर मान लो वो कह रहे हैं कि डिप्रेशन जो है वो स्ट्रेस के कारण हो रहा है एक इंडिविजुअल को, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर उस इंडिविजुअल को स्ट्रेस के कारण हो रहा है तो दूसरे को भी स्ट्रेस के कारण ही होगा। मान लो भाई उसके पास, वो बहुत ऑफिस जाता है, उसके पास बहुत काम है, पर्सनल लाइफ में भी इशूज़ हैं, तो ठीक है। अब दूसरे इंडिविजुअल को मान लो ये सब नहीं है, उसको बचपन में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा, उसको ट्रॉमा हो गया और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया, तो ये भी हो सकता है। तो सब्जेक्टिविटी का एक होता है कि मतलब एक इंडिविजुअल के ऊपर आप जो चीज़ें अप्लाई कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है। लो इंटरनल वैलिडिटी,
अब इंटरनल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि हम ये नहीं पता लगा सकते कि जो भी चीज़ें हम मतलब इसमें बता रहे हैं वो एकदम सही है कि नहीं। दे कैन नॉट प्रूव दैट वन स्पेसिफिक फैक्टर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम, कि एक यही एक कारण हो सकता है इस प्रॉब्लम का, और कोई कारण नहीं हो सकता, ये हम नहीं बता सकते। दैट इज़ जो सब्जेक्टिविटी का एक इशू आ जाता है इसमें। लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम वही एक सिचुएशन सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। वही बात यहाँ पर भी आ गई, जैसे अंडरस्टैंडिंग लिटिल हंस फोबिया में नॉट जनरलाइज टू ऑल केसेस ऑफ फोबियाज मेकिंग इट हार्ड टू अप्लाई द कंक्लूजन्स ब्रॉडली। मतलब हमने हंस का फोबिया जैसे सही किया, ज़रूरी नहीं है कि सबको जो फोबिया हो वो इसी बेसिस पे हो, किसी के और भी अलग अलग कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते एक कंक्लूजन को सबके ऊपर कि सबको इसी वजह से हो रहा होगा। मान लो किसी कोई एक दूसरा केस हमारे पास आता है, उसको भी घोड़ों से डर लगता है, तो क्या ज़रूरी है उसकी कहानी भी सेम होगी, उसको अपने फादर का याद आता होगा, लिंक होता होगा, और ये नहीं हो सकता है उसको कोई और रीज़न हो। तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते किसी भी कारण को, कॉज को। लो एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब सिंस केस स्टडीज आर ऑफन फोकस्ड ऑन वन पर्सन ऑफ इंडिविजुअल्स, हम इसमें एक दो इंसान की बात करते हैं या किसी छोटे से ग्रुप की बात करते हैं, इनका जो भी हम नतीजा निकालते हैं वो हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो हर किसी के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि हम अप्लाई कर दें। तो जो लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी है दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल वैलिडिटी, उसी को एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं कि हम सबके ऊपर ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड्स क्या है? ऑल्टरनेटिव मेथड्स द कोरिलेशनल एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, इसलिए जो केस स्टडीज़ जब उसमें इतनी प्रॉब्लम्स पाई गई तो लोगों ने क्या किया, दूसरे और मेथड्स यूज़ करना स्टार्ट किया रिसर्च करने के लिए। क्या? कोरिलेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। और आज भी ज़्यादातर यही दोनों मेथड्स यूज़ होते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों की जो भी फाइंडिंग्स होती हैं, जो इनका जो भी रिजल्ट आता है उसे ज़्यादा सही पुख्ता माना जाता है रादर दैन केस स्टडीज़। आई होप दैट्स वेल एंड गुड। नेक्स्ट कम्स द कोरिलेशनल मेथड। कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, दो इवेंट्स या दो किसी भी वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप पता करते हैं। रिलेशनशिप मतलब कि एक बढ़ रहा है तो दूसरे में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, या एक चीज़ को हम कम कर रहे हैं तो दूसरे में क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो भी कम हो रही है, बढ़ रही है, क्या हो रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम रिलेशनशिप पता करते हैं कि एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तो उससे दूसरे में भी क्या ज़्यादा कम हो रही है या कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, ठीक है। बट हम एग्जैक्टली इसमें ये नहीं बता सकते कि क्योंकि एक वेरिएबल में चेंज आ रहा है इसीलिए दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आ रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बहुत सारे अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। अब देखो ये कैसे किया जाता है। एक कॉमन रिसर्च क्वेश्चन है जैसे कि इज़ देयर अ कोरिलेशन बिटवीन लाइफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, जो अभी हमने पीछे देखा कि क्या किसी की लाइफ में कितना स्ट्रेस है और डिप्रेशन कितना है, इसके बीच में हम कोई रिलेशन बता सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है तो डिप्रेशन भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब इसके लिए हमने स्टडी परफॉर्म करना शुरू किया इंडिविजुअल्स के ऊपर। अब जो लोगों के ऊपर ये रिसर्च की जाती है दैट आर नोन एज पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स वो लोग हैं जिनके ऊपर ये स्टडी परफॉर्म की जा रही है, और उन्हीं सारे, अगर एक इंडिविजुअल है तो वो पार्टिसिपेंट है, अगर हम 4 5 6 7 कोई छोटे से ग्रुप के ऊपर, ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, देन दैट ग्रुप इज़ नोन एज सैम्पल, ठीक है। और इस सैम्पल को ऐसे सेलेक्ट किया जाता है कि जिसमें अलग अलग तरीके के लोग हों जो एक बड़ी लार्ज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हों, जिसमें अलग अलग सैंपल लेने के तरीके भी होते हैं, जैसे रैंडम सैम्पलिंग हो गया है ना, लीनियर सैम्पलिंग। तो ये सारे अलग अलग तरीके होते हैं कि किस तरीके से हम ऐसे लोगों को यूज़ करते हैं कि जिनके ऊपर हम रिसर्च करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के लोगों पर हम उस चीज़ को जनरलाइज कर सकें, उसका जो भी हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सैम्पल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन इफ इट्स नॉट द फाइंडिंग्स में लैक एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब कम होगी, मतलब हम एक ही तरीके के इंडिविजुअल के ऊपर अगर हम कोई टेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि लोगों के अलग अलग चेंजेस होते हैं। जैसे अगर मान लो 4 कल्चर के लोग हैं तो हमें 4 कल्चर के लोगों में क्या बीमारियां हो रही हैं वो अलग अलग होंगी, बिकॉज बेस्ड ऑन देयर डाइट, ठीक है। मान लो हमें डाइट की वजह से जानना है तो हमने अगर सिर्फ, या वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ले लो आप, तो वेजिटेरियन लोगों के ऊपर और नॉन वेजिटेरियन लोगों के ऊपर हमें टेस्ट करना है, तो ये दोनों में डिफरेंट अलग अलग नतीजे आ सकते हैं। तो अगर हमने सिर्फ सिर्फ वेज लोगों के ऊपर किया तो उस चीज़ का जो भी रिजल्ट आ रहा है वो हम नॉन वेजिटेरियन लोगों पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनकी कंडीशंस कुछ अलग हैं। तो इस तरीके से जो सैंपल हम लेंगे उसमें कुछ वेज लोग भी होने चाहिए और कुछ नॉन वेज लोग भी होने चाहिए, जिससे हम एक बड़ी पॉपुलेशन को कवर कर सकें उनके फॉर्म में, तो वो रिप्रेजेंट कर सकें एक अपने अपने ग्रुप को। तो इसलिए सैंपल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा हो कि जो भी हम रिजल्ट निकाल रहे हैं वो हम सबके ऊपर अप्लाई कर सकें, मोस्टली मैक्सिमम लोगों के ऊपर। ये कोरिलेशंस जो होते हैं ये 3 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, और एक होता है कोई भी रिलेशन नहीं होता है। जो दो चीज़ों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक का दूसरे पे, ठीक है, हम कह रहे हैं। अब देखो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने मैथ्स पढ़ा होगा जब लोअर क्लासेस में, या साइंस पढ़ा होगा, तो उसमें हम देखते हैं एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की चीज़ पढ़ते हैं, है ना, कि मतलब अगर एक चीज़ में बढ़ रहा है तो दूसरी चीज़ भी
इंक्रीज़ हो रही है, मतलब दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक चीज़ घट रही है तो दूसरी भी घट रही है। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशन, जहाँ पर दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जाती हैं एक साथ, मतलब एक बढ़ाएं तो दूसरा भी बढ़ता है और एक घटाएं तो दूसरा भी घटता है। जैसे इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हो, हम क्या देख रहे हैं कि किसी के लाइफ स्ट्रेस, अगर किसी के लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहा है तो क्या उसका डिप्रेशन स्कोर भी बढ़ रहा है। तो हमने देखा कि हाँ, अगर स्ट्रेस 1 है, यानी सिर्फ थोड़ा स्ट्रेस है, मान लो 1% स्ट्रेस है, तो उसका डिप्रेशन जो है वो अराउंड 14 कहीं आ रहा है, 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। अगर हमने थोड़ा सा उसका स्ट्रेस बढ़ाया, मान लो 2 कर दिया उसका स्ट्रेस, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर डिप्रेशन भी जो है वो 15 पॉइंट समथिंग हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे जैसे हम लाइफ स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं, मान लो 7 स्ट्रेस है, जिसको ज़्यादा स्ट्रेस है उसको डिप्रेशन भी ज़्यादा पाया जा रहा है ना। तो इस तरीके से हम कह रहे हैं कि जैसे हम बढ़ा रहे हैं लाइफ स्ट्रेस, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। अगर हम यही उल्टा देखें तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्ट्रेस कम हो रहा है वैसे वैसे डिप्रेशन भी कम हो रहा है, यानी 7 पे तो 25 डिप्रेशन था, ज़्यादा था, बट अगर हमने स्ट्रेस कम करके 4 किया तो डिप्रेशन भी कम होकर 19 हो गया है। इसका मतलब ये पॉजिटिव रिलेशन है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी और एक चीज़ घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, और इसका जो ग्राफ होता है दैट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है, ठीक। सेकेंड इज नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, जहाँ पर दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों। जैसे अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है। अब इसका देखो सिंपल साइंस के एग्जांपल हम लेते हैं, तो जैसे हम अगर ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो हम बहुत जल्दी कहीं भी पहुंच जाएंगे, स्पीड ज़्यादा रहेगी तो टाइम हमें कम लगेगा कहीं पहुंचने में। बट अगर हम स्पीड कम कर देंगे, बहुत धीमे धीमे चलेंगे, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर स्पीड और टाइम के बीच में क्या है, वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। दैट इन्वर्स रिलेशनशिप इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। यानी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है, और अगर पहली चीज़ घट रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। अब इसको हम कैसे दिखा रहे हैं ग्राफ में, कि अगर स्ट्रेस हम देख रहे हैं, एक्टिविटी लेवल को हम देख रहे हैं, स्ट्रेस हटा के हमने एक्टिविटी देखा। हमने कहा जो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एक्टिव मतलब अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ज़्यादा मूवमेंट में रहते हैं, एक्टिव होते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी बिजी होते हैं कामों में, उनके पास काम होगा तो उसके पास इतना नेगेटिव थॉट्स को घर देने के लिए वक्त नहीं होगा कि वो डिप्रेस्ड हो जाए, ठीक है। तो जो लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं ऐसे, उनको डिप्रेशन कम होता है। जैसे हमने देखा जो ज़्यादा एक्टिव है, यानी 7% एक्टिव है, उसको डिप्रेशन कम है। बट हम देख रहे हैं कि जैसे एक्टिविटी कम हो रही है, यानी 1 जो बहुत कम एक्टिविटी करता है उसको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक चीज़ जैसे जैसे घट रही है दूसरी चीज़ वैसे वैसे बढ़ रही है। तो दिस इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन, और इसका ग्राफ जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होता है। अनरिलेटेड वेरिएबल्स का मतलब क्या है, जिनमें दोनों पे आपस में कोई फ़र्क हमें देखने को ना मिल रहा हो। जैसे इसका ग्राफ कैसा होगा, मान लो ये एक ग्राफ है अनरिलेटेड वेरिएबल्स का, ये हम कह देते हैं कि इंटेलिजेंस है, ठीक है। यहाँ पर इंटेलिजेंस हो गया, और इंटेलिजेंस के साथ हम कह रहे हैं हाइट, ठीक है, हाइट हो गई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिसकी हाइट ज़्यादा होती है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, और जिसकी हाइट कम होती है वो कम इंटेलिजेंट होता है? या ऐसा हम कह सकते हैं कि जिसकी हाइट ज़्यादा होती है वो कम इंटेलिजेंट होता है? तो हम हाइट और इंटेलिजेंस के बीच में कोई रिलेशन स्टैब्लिश ही नहीं कर सकते, बिकॉज इन दोनों का आपस में कोई लेना देना है ही नहीं है ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, यानी इंटेलिजेंस चाहे इतनी हो, मतलब कम हो, चाहे ज़्यादा हो, हाइट का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई इंसान जो है वो 5 फीट का है तो वो 5 फीट का ही रहेगा, इंटेलिजेंस से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि चाहे कितनी भी हाइट बढ़ जाए, इंटेलिजेंस पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ना हो, दैट इज़ नोन एज अनरिलेटेड वेरिएबल्स। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन रिफर्स टू हाउ क्लोजली द वेरिएबल्स कोरिस्पॉन्ड। A high magnitude means the points closely follow the line of best fit, while a low magnitude means the points are scattered more loosely. Strong correlations allow for more accurate predictions. अब इसको हम कैसे समझते हैं, हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। आओ चलते हैं पीछे। ये जो लाइन दिख रही है, ये जो ऑरेंज लाइन दिख रही है, दैट इज नोन एज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब अगर पॉइंट्स जो हैं देख रहे हो आप, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन के बहुत ज़्यादा पास है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोरिलेशन का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, है ना।
और अगर ये लाइंस के आसपास पॉइंट्स बहुत ज़्यादा छितरे छितरे होंगे, जैसे एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो वो कोरिलेशन हम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा पाएंगे। बट हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे फॉलो कर रही हैं, सारे पॉइंट्स जो है वो रह रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है। और जहाँ पर ज़्यादा अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन जो हैं वो ज़्यादा पक्के सबूत देते हैं चीज़ों के बारे में, स्टडीज़ के बारे में, किसी भी वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन के बारे में। और अगर ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इधर उधर होंगे तो हम कोई एग्जैक्ट जो है वो रिलेशन नहीं बता पाएंगे। नाउ कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट क्वालिफाइज द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ कोरिलेशन। अगर यानी देखो कोरिलेशन की वैल्यू जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, जिसके वजह से हम रिलेशनशिप समझ पाते हैं, न्यूमेरिकल एक हम पैरामीटर देते हैं उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। तो ये जो है वो -1 से +1 तक ये जो हम रिलेशन है कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू होती है। -1, +1 और 0 भी हो सकती है, ठीक है। +1 का मतलब क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर पॉजिटिव साइन है तो रिलेशन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव साइन है तो रिलेशन भी नेगेटिव होगा। और अगर 0 है तो 0 मतलब कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो वो नो कोरिलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। द क्लोजर आर इज टू +1 और -1, जितना ज़्यादा +1 के, जैसे मान लो पॉजिटिव हम कह रहे हैं 0.9, तो ये जो है वो +1 से बहुत ज़्यादा पास है, उतना ही स्ट्रॉन्ग वो कोरिलेशन होगा। अब इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा? ये +1 आएगा। और अगर ये +1 आ रहा है, ये पॉजिटिव है, तो हम कह रहे हैं कि उतना ही पॉजिटिव कोरिलेशन है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव है। हाँ, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है ज़्यादा, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव के करीब होगा, जैसे हम मान लो कह दें 0.1 जो है, तो ये जो है वो -1 के पास ज़्यादा है, तो इसमें हम उतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन नहीं बता पाएंगे। बट स्टिल देयर विल बी अ लिटिल, बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़ा सा ही इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब अगर हम ये मान लो ग्राफ है आपका किसी एक चीज़ का, तो अगर हम किसी चीज़, कोई पॉइंट यहाँ पर है तो हम देख रहे हैं उसका ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है, इतना है। बट हम देख रहे हैं कि हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा चेंज किया, मतलब जो भी हमारा वाई एक्सिस पे कोई भी वेरिएबल समझ सकते हो लाई कर रहे हैं, इसमें हमने इतना ज़्यादा चेंज लाया, उसके बावजूद भी इसमें जो भी सेकंड वेरिएबल है उसमें बहुत थोड़ा सा चेंज आया, इतू सा चेंज आया है ना। तो ये जो है वो 0 के करीब जाता जाएगा इस तरीके से। मतलब जितना कम वैल्यू होगी इसकी कोफिशिएंट की, उतना ही कम जो है वो रिलेशन का स्ट्रेंथ भी होगा, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब ये सारे जो कोरिलेशंस इस्टेब्लिश किए जाते हैं किसी भी दो वेरिएबल के बीच में, इसको सही है, इसको ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें कैसे कोई समझेगा? तो इसके लिए जो रिसर्चर्स या जो भी साइंटिस्ट होते हैं, जब वो रिसर्च परफॉर्म करते हैं, तो वो ये देखते हैं, इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि जो भी हमने रिलेशन निकाला है क्या वो सही है, मतलब क्या वो हर कंडीशन में हमेशा सही होगा, या फिर ये बाय चांस एक बार हमारी रिसर्च में ऐसा आ गया। तो अगर देखो, अगर कोई कोरिलेशन सही है एकदम, मतलब बाय चांस नहीं आया था, बट हर बार सही है बिल्कुल, तो जितनी बार भी आप वो रिसर्च करोगे उन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर, उतनी बार रिजल्ट सेम आएगा। और अगर एक बार रिसर्च करने पे कोई रिलेशन बाय चांस आ गया है, सही नहीं है बट बाय चांस ऐसा रिजल्ट आ गया है, तो जब नेक्स्ट टाइम आप वही रिसर्च सेम कंडीशंस के अंदर सेम वेरिएबल्स के ऊपर करोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को, ये जो पूरा मेथड होता है, इसको कैसे सही प्रूफ किया जाता है, इसके लिए जो भी रिसर्चर्स होते हैं वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, जहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी को वो चेक करते हैं कि जो भी रिजल्ट आया है क्या वो जो है एक बार बाय चांस आ गया है या बार बार आएगा। तो इसके लिए वो कुछ नंबर ऑफ बार बार, मतलब कुछ नंबर में वो रिसर्च करते हैं। जैसे मान लो 5 बार हमने कोई पर्टिकुलर रिसर्च की, ठीक है, 5 बार हमने कोई पर्टिकुलर रिसर्च की, 5 में से एक बार हमारा रिजल्ट कुछ और आ रहा है और 4 बार कुछ और आ रहा है। तो हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था कि यार 4 बार जो आ रहा है यही हमारा रिजल्ट आया था। तो मान लो एक बार हो सकता है कोई गड़बड़ी की वजह से कुछ अलग रिजल्ट आ गया, बट ज़्यादा बार, ज़्यादा क्या है, मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी तो ये है कि जो हमने रिजल्ट निकाला था वही है, उतने ट्रायल्स में भी वही रिजल्ट आ रहा है, तो हम इसको जो है वो सही प्रूफ कर देंगे कि हाँ यही सही रिलेशन हमने निकाला है, ठीक है। बट अगर मतलब 5 में से 4 बार ऐसा आ रहा है कि जो हमने रिलेशन निकाला था वो नहीं आ रहा है, और सिर्फ एक बार ऐसा हो गया कि वो आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि अरे बाई चांस ये रिलेशन आया था, इसका मतलब हर बार ये नहीं आएगा, तो ये सही नहीं है। तो इसके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स यानी कैलकुलेशन वगैरह, ये प्रोबेबिलिटी का पूरा चेक करते हैं वो अलग अलग बार बार ट्रायल्स करके, और तब पता लगाते हैं कि कैसे ये जो है हम किसी कोरिलेशन को सही प्रूव कर सकते हैं। अब इसके लिए भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। क्या होता है कि अगर जो भी प्रोबेबिलिटी हमने चेक की, जैसे प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ़ ट्रायल्स में कितना फेवरेबल हमारा आ रहा है, उसकी वैल्यू अगर 5% से कम होती है
तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो भी रिसर्च है, जो कोरिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया है वो बिल्कुल सही है। और अगर इसकी वैल्यू जो है वो 5% से क्या होती है, ज़्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि ये बाय चांस आया है, तो वो फिर गलत हो जाता है, वो रिलेशन रॉन्ग हो जाता है। जैसे लाइफ स्ट्रेस की हमने स्टडी की, जहाँ पर हमने कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव 1.53 बताया है ना। अगर ये कोरिलेशन जो है वो 1.53 है, तो इसके बाद हमने देखा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब हमने की, तो हमने देखा कि इसमें जो 5% से कम चांस आ रही है, जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही है बाय चांस होने की, वो 5% से कम है। अगर वो 5% से कम है, इसका मतलब ये जो हमारा रिजल्ट है वो सही है, इसके बारे में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो जो भी साइज़ होती है सैम्पल की, कितने लोगों के ऊपर हम साइज़ सैम्पल की मतलब कितनी ज़्यादा डाइवर्स तरीके के हमारे सैम्पल में लोग प्रेजेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे रिलेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, वो हर फैक्टर अवेलेबल होना चाहिए हमारे सैम्पल में। जैसे अगर एज कर सकती है, तो हमारे सैम्पल में अलग अलग एज ग्रुप के लोग होने चाहिए। अगर जेंडर कर सकता है, तो हमारे जो भी हमारा सैम्पल है उसमें तीनों जेंडर होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर कल्चर कर सकता है, तो अलग अलग कल्चर के भी लोग होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारे सैम्पल कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि जो भी हमने रिलेशन स्टैब्लिश किया है वो ज़्यादा सही प्रूफ होगा या रॉन्ग। और मैग्नीट्यूड क्या है रिलेशन का, उस पर भी डिपेंड करता है कि जो भी रिलेशन इस्टेब्लिश किया गया है वो सही होगा या गलत होगा। अब इस कोरिलेशन मेथड के क्या क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदा ये है कि इसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू केस स्टडी। यानी केस स्टडी का जो भी कंक्लूजन होता था वो हम ज़्यादा बाकी लोगों पर और लोगों पर अप्लाई नहीं कर सकते थे सबके ऊपर। बट कोरिलेशनल मेथड में जो रिलेशन हम निकालते हैं वो हम एक बड़ी पॉपुलेशन, ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल के ऊपर वो हम अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों के ऊपर। ज़्यादा यही देखा जाता है कि जिनके लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम ऐसे लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये हम ज़्यादा लोगों के लिए कॉमन एक इस चीज़ को एक जनरल अजम्पशन मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकली प्रूफ भी रहता है इसका। केस स्टडी में कोई प्रूफ नहीं होता था, वो तो बस कोई लिख कर कोई बता दिया और हमने उसे मान लिया, उसका क्या प्रूफ है, हमें क्या पता सही लिखा है गलत। बट यहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से इस चीज़ को प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर 10 साल पहले ये बात सच थी कि ज़्यादा स्ट्रेस से ज़्यादा डिप्रेशन है, तो 10 साल बाद आज भी ये बात सच होगी या नहीं होगी, इसके लिए हम दोबारा रिसर्च कर सकते हैं आज के लोगों पे। प्रेजेंट डे के लोगों को हम अपना सैम्पल बनाएंगे, अपना पार्टिसिपेंट बनाएंगे और उनके ऊपर रिसर्च करेंगे, तो फिर से ये सारी हम कैलकुलेशन परफॉर्म करके पता लगा सकते हैं कि क्या रिलेशन सेम आ रहा है या अभी चेंज हो गया है। तो ये ज़्यादा कह सकते हैं आप ट्रस्टेबल है, ज़्यादा अकाउंटेबल है। देन लैक ऑफ इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी इसमें भी नहीं होती है, यानी हम ये नहीं पता लगा सकते कि एक चीज़ की वजह से ही कोई दूसरा फैक्टर जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे हमने कहा कि अगर हम स्ट्रेस जो है वो बढ़ाएंगे, तो स्ट्रेस इज डिप्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। यानी अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज़ करेंगे तो डिप्रेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, जिनके पास स्ट्रेस कम है उनमें डिप्रेशन भी कम है। ये हमारा एक अजम्पशन है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, हमें तो बस ये पता है ना कि दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, बट क्यों कर रही हैं ये हमें नहीं पता ना। हो सकता है स्ट्रेस ज़्यादा है इसीलिए डिप्रेशन ज़्यादा हो, ठीक है। हो सकता है डिप्रेशन जिन लोग को ज़्यादा है वो लोग ज़्यादा स्ट्रेस्ड पाए जा रहे हों, रादर दैन जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है वो लोग कम स्ट्रेस्ड पाए जा रहे हों, है ना। और या ये भी हो सकता है कि कोई तीसरी चीज़ है जो ये दोनों चीज़ें बढ़ा रही है। जैसे अगर मान लो किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं किसी के घर में, तो अगर किसी के पास कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं तो उसका स्ट्रेस भी बढ़ेगा और साथ साथ उसमें डिप्रेशन के भी सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों आपस में, इनका तो ये नहीं है कि भैया हाँ इसी की वजह से ये चीज़ में चेंज आ रहा है या इसी की वजह से ये चीज़ में चेंज आ रहा है, बट दोनों में चेंज किसी तीसरे वेरिएबल की वजह से आ रहा है। बट हाँ, चेंज तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, बढ़ तो दोनों रहे ही हैं या घट रहे हैं, दोनों एक ही साथ एक ही तरीके का चेंज आ रहा है। तो ये तरीके से हम सिर्फ रिलेशन बता सकते हैं, बट हम कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश कर सकते कि क्यों कोई चीज़ हो रही है। तो जहाँ पर हम ये बात बता पाएंगे कि किस चीज़ की वजह से क्या असर पड़ रहा है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप समझा पाएंगे, वहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी ज़्यादा होगी। जबकि कोरिलेशन मेथड में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी इंटरनल वैलिडिटी कम होती है। अब हालांकि हम इसमें कॉज इफेक्ट तो नहीं बता पा रहे हैं, फिर भी ये मेथड यूज़फुल तो है क्लिनिकल फंक्शंस में, जहाँ पर ऐसे कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के पेशेंट्स हों जिनको हमें ट्रीट करना है या जिनके प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है, वहाँ पर ये यूज़फुल तो है। कैसे? जैसे मान लो हमने ये देखा कि डिप्रेशन जो है दैट को रिलेट्स विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइड, यानी जिन लोगों को डिप्रेशन होता है वो लोग ज़्यादा सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। अब हमें ये तो नहीं पता भैया कि डिप्रेशन होता है इसीलिए वो सुसाइड करना चाहते हैं। हो सकता है कोई एक तीसरी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइड भी करना चाह रहे हैं। जैसे कोटा में आप देखते हैं हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं, तो उनको
उनको ऐसा नहीं होता है कि वो डिप्रेस्ड हैं इसलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। उनका कारण ये होता है कि वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं बिकॉज वो फ्रस्ट्रेटेड हैं अंदर से, बिकॉज वो प्रिपरेशन कर रहे हैं बट फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इस वजह से वो डिप्रेस्ड भी हो गए। और सुसाइड उन्होंने क्यों किया? इसलिए क्योंकि उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा, और एंड दे डू नॉट वांट टू लेट देयर पेरेंट्स फील कि वो मतलब बिल्कुल दे वर गुड फॉर नथिंग, वो किसी लायक ही नहीं थे, वो कर ही नहीं सकते थे। दे डोंट वांट टू फील लाइक लूजर्स, और इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं, वो गिव अप कर देते हैं, है ना, नहीं होगा मुझसे। तो यहाँ पर कारण तो अलग मतलब अलग है ना, इसकी वजह से सुसाइड नहीं कर रहे हैं, कारण कोई तीसरा है, बट हम देख तो रहे हैं ना कि ये दोनों चीज़ें साथ में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अगर हमें ये चीज़ पता होगी तो हम ज़्यादा लोगों को प्रिवेंट कर पाएंगे। हम ये समझ पाएंगे कि यार ये डिप्रेशन की तरफ, अगर इस इंसान को डिप्रेशन है तो इसके दिमाग में जिस भी वजह से ये डिप्रेस हुआ है उस वजह से ये सुसाइडल थॉट्स भी इसके अंदर बिल्ड हो सकते हैं, देन वील ट्राई टू प्रिवेंट दैट सिचुएशन। जहाँ पर अगर हमें पता है कि हमारा जो भी क्लाइंट है उसको डिप्रेशन का इशू है, तो हम उसे पहले से ही ये इतना काउंसलिंग करना उसकी शुरू कर देंगे कि वो सुसाइडल थॉट्स तक ना बात पहुँचे। तो इस तरीके से हमें एक कोरिलेशन से ये चीज़ तो हमें काम आती है ट्रीटमेंट में। लिमिटेशंस ऑफ कॉजलिटी क्या है कि कोरिलेशनल स्टडीज़ जो है वो ऐसे क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाएंगी। जैसे हम ये नहीं बता सकते हैं कि मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बच्चों को एंग्जाइटी हो रही है या नहीं, या जॉब सेटिस्फैक्शन की वजह से डिप्रेशन हो रहा है या नहीं। तो किस चीज़ का क्या कारण है हम ये नहीं बता सकते, बट हाँ क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, साथ साथ बढ़ रहे हैं साथ साथ घट रहे हैं, या नहीं कोई कोई मतलब लेना देना ही नहीं है आपस में, ये चीज़ हम थोड़ा बहुत बता पाते हैं। ठीक है, तो हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश कर सकते इससे। अच्छा, दो तरीके के जो है वो स्टडीज़ होती हैं, कोरिलेशनल स्टडी। दो तरीके का क्या मतलब, दो पर्पसेस होते हैं किसी भी वेरिएबल के बीच में हम जब रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। पहला होता है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। इनका पर्पस होता है डिस्क्राइब द इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस ऑफ डिसऑर्डर्स इन अ पॉपुलेशन। हम एक बड़े ज़्यादातर लोगों में हम देख रहे हैं यार कि आज के डेट में डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ती जा रही है। मतलब हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ हो जा रहा है, बड़े लोगों को तो हो ही रहा है। तो हमने जब देखा कि यार बहुत सारे लोगों को ऐसा हो रहा है, तो हम इसके बारे में पता लगाना चाहते हैं कि किसी भी गिवन टाइम पीरियड में कितने नए केसेस ऐसे आए हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, दैट इज़ नोन एज इंसिडेंस। एंड व्हाट इज़ प्रेवलेंस? प्रेवलेंस इज़ द टोटल नंबर ऑफ केसेस इन अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब अगर 4 साल में मैं कह रही हूँ कि टोटल कितने केसेस हो गए, तो 4 साल में पहले से भी तो कुछ पहले से मान लो 100 पेशेंट्स थे, ठीक है, पहले से 100 पेशेंट्स थे, इन 4 साल में जो है वो 50 पेशेंट्स और हो गए, तो अभी टोटल कितने आए? 150 पेशेंट्स आए। नाउ व्हाट इज़ द प्रेवलेंस इन दिस स्टडी? ये 150 जो है दैट इज़ द प्रेवलेंस, जिसमें नए लोग और पुराने लोग दोनों लोग इस टाइम पीरियड में कितने नए आए और पुराने पहले से कितने थे, वो दोनों जुड़े हुए हैं। एंड दिस 50 इज़ द इंसिडेंस की मतलब कौन से नए लोग और इस गिवन टाइम पीरियड में जुड़ गए जिनको ऐसी बीमारी हुई, जिनको ये इशू हुआ। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी कहते हैं, इस तरीके की स्टडी को, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं पैटर्न्स कि क्यों कोई भी तरीके का डिसऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है आज के टाइम पे। अब डायबिटीज़ फैलने में बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल का भी इफ़ेक्ट हो गया है। जैसे पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा ये जंक फूड का कल्चर नहीं था बहुत ज़्यादा, और लोग एक्टिव बहुत ज़्यादा थे। मतलब आज के ज़माने में इतना टेक्नोलॉजी हो गई है कि इंसान को मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। अगर आप ऑफिस में बैठे हो तो भी आप लैपटॉप पे बैठे हुए, एक सीट पे बैठे हुए, ऐसा कोई चलने फिरने का इतना काम आप नहीं कर रहे हो। तो लाइफस्टाइल में, लोगों की डाइट में चेंज है बहुत ज़्यादा। इन सब चीज़ों की वजह से भी डायबिटीज़ को देखा जा रहा है कि ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, तो अब हम इस तरीके से अगर हम देखेंगे कि कितने लोग और बढ़ गए, फिर उन लोग कौन थे, मतलब उनकी क्या बैकग्राउंड्स था, कैसे डाइट्स थी, कैसे उनकी लाइफस्टाइल्स थी, कैसे बैकग्राउंड के लोग हैं, तो हम किसी बीमारी के बारे में पता लगा सकते हैं कि क्यों ये बीमारी इतना ज़्यादा प्रेवलेंट होती जा रही है और हमें क्या करना होगा इस कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो इस तरीके से जो है ये डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़, ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ डिज़ाइन होती हैं, ये पता लगाने के लिए कि एक बड़ी पॉपुलेशन में जो लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है उसके पीछे के कारण क्या है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम मेंटल हेल्थ के जो भी इश्यूज़ होते हैं, क्या जो भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं कि जैसे एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें अलग अलग ग्रुप्स में कैसे जो है वो बढ़ रही हैं, घट रही हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या होता है, कैसे होती हैं, कैसे अकर करती हैं, ये सारी चीज़ें हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे इससे हम ऐसी स्टडीज़ करके हमने क्या क्या पता लगाया है, हमने ये पता लगाया है कि विमेन हैव हायर रेट्स ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, मेन हैव हायर एल्कोहलिज्म रेट्स। यानी विमेन के अंदर मेन से ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम पाई जाती है, और पाया जाता है कि मेन जो होते हैं वो ज़्यादा एल्कोहलिक होते हैं, मतलब अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करने का ये जो एक हैबिट होती है, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो मेन में ज़्यादा पाई जाती है, फीमेल्स में कम पाई जाती है। एल्डरली हैव हायर सुसाइड रेट्स दैन यंग पीपल।
जो एज एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होगा उससे ज़्यादा के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा सुसाइड करते हैं, उससे कम लोग के कम करते हैं। स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप्स जैसे हिस्पैनिक अमेरिकन हैव हायर PTSD रेट्स। तो ऐसे हमने अलग अलग तरीके के जो भी फैक्टर्स जैसे एथनिक, एज, जेंडर, ये सारे फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ को, इनकी वजह से क्या चेंजेस हैं, क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें हम पता करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ कंडक्ट करके पॉपुलेशन के ऊपर। सेकेंड होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। इनको हाई रिस्क या डेवलपमेंटल स्टडीज़ भी कहा जाता है। इसका पर्पस क्या होता है, इसमें हम सेम इंडिविजुअल को उसके लाइफ के अलग अलग पीरियड में हम ट्रैक करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसको उसके जो भी कंडीशंस हैं उसको समझते हैं। मतलब अगर एक ही इंडिविजुअल को हम मान लो 2 साल की उम्र में हमारा कोई पेशेंट हुआ है तो उसी के ऊपर हम सारी स्टडीज़ कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे हम सारे कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। 80 साल का हो गया है तब तक भी उसी के ऊपर हमने उसकी लाइफ पे पूरा स्टडी कर रखा है। जैसे स्टडीज़ ट्रैकिंग चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स विद स्कीजोफ्रेनिया। जैसे मान लो हमें देखना है कि स्कीजोफ्रेनिया जिनके मतलब जिन भी इंडिविजुअल्स को स्कीजोफ्रेनिया होता है उनके बच्चों की क्या कंडीशन होती है, कैसे उनकी हालत होती है, क्या उनमें स्कीजोफ्रेनिया पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, और अगर होता है तो इसके कारण क्या होते हैं, क्या ये इनहेरेंट होता है, क्या उनके अंदर जीन्स आ जाती हैं, या जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, या जो भी उनके पेरेंट्स की जो कंडीशन है उसकी वजह से उनका जो माहौल रहता है घर में कि मतलब उनको पेरेंट्स को कोई इशू है तो वो हॉस्पिटल जाएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, उनके अपने इश्यूज़ को संभालने में वो बिजी हैं तो इतना वो अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को, ठीक है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या क्या ऐसे कंडीशंस हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है बच्चों में। तो ऐसे बच्चों को जब हम बचपन से लेकर बड़े तक पूरा उनके मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ, थ्रू आउट देयर जर्नी हम उनको एनालाइज करेंगे, उनको देखेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, तभी ना हम पता लगा पाएंगे। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पता करोगे तो नहीं। तो इस तरीके के जो स्टडीज़ होती हैं इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर बचपन से लेके थ्रू आउट देयर लाइफ हम कोई चीज़ उनको ऑब्जर्व करते हैं, कोई फैक्टर उनके अंदर का ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। और इसमें हमने क्या पाया है कि ऐसे पेरेंट्स जिनको सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया होता है उनके बच्चों में ज़्यादा ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं और बड़े होकर ऐसे बच्चे ज़्यादा क्रिमिनल बिहेवियर्स में इन्वॉल्व रहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ बताती हैं कि कैसे मतलब कोई भी इवेंट जो हो रहा है, कोई भी चीज़ जो हो रही है, वो ऑर्डर उसका क्या है, क्या उसके पीछे की जो भी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स रहे हैं, ऐसे क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से वो हो पाया है, ठीक है, जो भी कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है। बट हम इसमें एग्जैक्टली कॉजलिटी नहीं इस्टेब्लिश कर पाते। जैसे इज़ द इशू जेनेटिक और इन्वायरमेंटल। मतलब हाँ, हमने देखा कि भैया स्किज़ोफ्रेनिया के जिन जिन पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया होता है उनके बच्चों को ज़्यादा ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, बट क्या जेनेटिक कारण था इसका, या उन बच्चों के अंदर पहले से जीन्स आ गई थी, या फिर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पड़े जैसे मैंने बताया तो उनकी वजह से उनके ऐसे बच्चों के अंदर ज़्यादा पाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम एग्जैक्टली नहीं बता पाते हैं, बट हम हाँ ये बता लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो कोरिलेशन में तो हम काम ही यही होता है ना, हम कॉज कहाँ किसी भी चीज़ का हम कॉज नहीं बता सकते, ये तो कोरिलेशन में कॉमन है, बट हम ये बता सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। क्यों होता है, दोनों में क्या मतलब किसी की वजह से ऐसा होता है ये हम नहीं बता सकते। तो कुल मिला के अभी तक हमने क्या पता किया कि हम कॉजेज़ नहीं पता लगा सकते कोरिलेशनल स्टडी से भी। तो ये प्रॉब्लम जब खड़ी हुई तो इसके लिए हमने कहा कि हमारे को एक और मेथड निकालना पड़ेगा, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड। और एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम जो है वो कॉज पता करते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पता करते हैं किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में। तो हम आगे पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम कैसे जो है वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पता करते हैं चीज़ों की। तो जनरल लिमिटेशंस क्या है कोरिलेशनल रिसर्च की, जो भी हमने पढ़ी वो हमने यही पढ़ी कि भैया कॉजैलिटी नहीं पता कर पाते हैं और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ज़रूरत है। ओनली एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ कैन डेफिनेटली आंसर क्वेश्चंस अबाउट कॉजेशन, ठीक है। तो हमें एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। अभी तक हमने केस स्टडी और कोरिलेशनल पढ़ा, उनके बारे में आई होप आपको जो भी जितना बताया गया है सारी थ्योरी आपको समझ में आई होगी। ये जो नोट्स हैं ये आरजे कुमार की एबनॉर्मल साइकोलॉजी 8th एडिशन से रेफर्ड किए गए नोट्स हैं। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो यूज़र नेम है ये आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, या इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप वहाँ से भी जाकर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारे PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। इन क्लासेस के PDF के अलावा और भी स्टडी मटेरियल्स यूजफुल आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इफ़ येस तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।